बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं छोटे छोटे से आसान से 3 टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और फिर अपने फर्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है। फिर नंबर 2 पे हम आएंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग भी आता है, एज अ शॉर्ट भी आता है। फिर नंबर 3 पे हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की चेंज करने से किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी में कैसा चेंज आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और एज अ एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। लफ्ज रेजिस्टेंस का मतलब होता है मुजाहमत करना, रोकना, अपोज करना। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना। ठीक है ना, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब कोई भी मटेरियल है, कोई भी मान लीजिए कोई कनेक्टर है, जब उसमें से करंट फ्लो करके जाता है तो वो कनेक्टर कुछ ना कुछ करंट को रोकता है, अपोज करता है। ठीक है, ये उस कनेक्टर की क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। क्लियर हुई बात? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी वजह क्या होती है, क्यों जो है वो ऑपोजिशन ऑफर होती है किसी भी मटेरियल की जानिब से। ठीक है, लाइक हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये एक पीस ऑफ कनेक्टर है, किसी मेटल का पीस ले सकते हैं। इसके अंदर आपको जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं ये एटम्स हैं, और जो ब्लू डॉट नजर आ रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यानी एक एंड को पॉजिटिव से दूसरे एंड को नेगेटिव से आप कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो रास्ते में जाते हुए इनका एटम्स के साथ कोलिजन होता है, टकराव होता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम का आपस में कोलिजन है, ये वजह बनता है। किस चीज की वजह बनता है? रेजिस्टेंस की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना चाहता है, मगर ये रास्ते में रुकावटें हैं। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जाके एटम से टकराता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफर होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने आगे भी इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से माइंड में रख लें कि रेजिस्टेंस होती क्यों है। फ्री इलेक्ट्रॉन की इन एटम्स के साथ जो कोलिजन है, इस कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस आती है। क्लियर ही बात? इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा भी है, इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। बड़े ध्यान से सुनिए ये बात। ठीक है, यहां पर हम जो है वो दो कैटेगरीज लेके चल रहे हैं। दोनों कैटेगरीज में सेपरेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट जो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। बच्चों, सारे मटेरियल ऐसे नहीं होते कि जिनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस जो है वो उल्टा कम भी हो जाती है, और कुछ ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो उसी रिस्पेक्ट से हमने दो कैटेगरीज इसकी बनाई हुई है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ एक एक चीज। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर्स, मेटल्स की बात कर लें आप। ठीक है, मेटल मेटेलिक कंडक्टर कह सकते हैं, सिंपल कंडक्टर कह लें आप। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, इनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों बढ़ जाती है? देखिए, ये मेरे पास एक कनेक्टर है, मैं ऐसे इसको शो कर देता हूँ। ठीक है, रफ सा ये कनेक्टर है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक इसका एटम यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक एटम जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एटम पड़े हुए हैं और ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की वजह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब ये वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को भी इन्हीं के बीच में से कहीं गुजर के जाना है, इधर टकराएगा, इधर ऐसे आगे, इनमें से गुजर के जाना है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि ये जो एटम्स है ना, ये ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि अगर पहले ये ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, तो हीट मिलने के बाद ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, यानी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। बात समझो? तो अब क्या होता है कि ये ऊपर और नीचे इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गई है।
अब अगर ये कम वाइब्रेट करते हैं, छोटे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से गुजर के जा सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफर होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ कोलिजन से। जब टेम्परेचर कम है, इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम है, ये थोड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन का इसके साथ जो कोलिजन है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये एटम्स जो हैं अब ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ अब ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, अब ये एटम जो है वो यहां से होता हुआ जा रहा है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरना है उसके एटम के साथ टकराने के चांस बढ़ जाते हैं, समझे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो जितने भी हमारे पास कंडक्टर हैं, स्पेशली मेटेलिक कंडक्टर्स, जब आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के नतीजे में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर होती है फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम के कोलिजन की वजह से। टेम्परेचर बढ़ा तो इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ टकराव का चांस बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा भाई, इस केस के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, बहुत ही आसान और सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा जी, ये हमने देख लिया। अब इसकी मजीद थोड़ी सी वजाहत जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। मजीद यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, वो क्या है, द चेंज इन रेजिस्टेंस इज फेयरली रेगुलर फॉर अ नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है, मतलब यह है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज आता जा रहा है। ठीक है, और ये जो बात लिखी गई ना यहाँ पर कि हमारे पास फेयरली रेगुलर इसके अंदर इंक्रीज आता है, मतलब ये कि फर्ज कर लें कि अगर 1 केल्विन टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं और उसके नतीजे में 5 ओहम रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब हर बार जब आप 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 5 केल्विन रेजिस्टेंस जो है 5 ओहम रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। 1 केल्विन टेम्परेचर और बढ़ाया, 5 ओहम रेजिस्टेंस और बढ़ गई, 1 केल्विन और बढ़ाया, 5 ओहम रेजिस्टेंस और बढ़ गई। ये मतलब होता है इसका। और एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक ये ऐसे ही चलते हैं लीनियरली। ठीक है, हमेशा नहीं चलते रहते, लेकिन एक काफी लंबी रेंज तक ये चलते रहते हैं ऐसे ही। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, उसके बदले में रेजिस्टेंस में इंक्रीज आता जाएगा। ठीक है, और वो भी इंक्रीज कैसा होगा, लीनियर, एक जैसा इंक्रीज आएगा। हर बार एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के नतीजे में 5 ओहम का अगर चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में, तो हर बार 5 ओहम ही आता रहेगा। ये मतलब होता है इस बात का। ठीक है, और अल्फाज में अगर मैं कहूं तो मैं यूं कहूंगा कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो लीनियर चेंज आ रहा है, एक जैसा चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पर लिखा था ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। फिर उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास कुछ सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, इंसुलेटर्स आ जाते हैं। इनका मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, हम सेमीकंडक्टर से लेके चलेंगे, इनको समझना थोड़ा सा आसान है। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास लेट्स सपोज सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये ऐसे है कि अगर हम इनको हीट एनर्जी देते हैं ना, ठीक है, तो इनकी रेजिस्टेंस बजाय बढ़ने के उल्टा कम हो जाती है। भाई ये क्या हो गया, कम कैसे हो गई, ये बात अब हमको सीखनी है। ठीक है ना, देखिए अब जो होते हैं ना हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बिटवीन क्या कहते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होती है। यानी ना तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और ना बहुत बुरे जो है वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर नहीं होते, इन बिटवीन दरमियाने से हैं। ठीक है, तो ये करंट पास कराते हैं मगर बहुत थोड़ा सा करंट पास कराते हैं, बहुत कम सा। ठीक है, तो होता क्या है इनके अंदर, असल में इनके पास जो चार्ज कैरियर्स है ना, मतलब मैं चले यहाँ पर एक कोई पीस बना देता हूँ इसका। ठीक है, इनमें जो चार्ज कैरियर्स है ना, यानी मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, यानी जो चार्ज को फ्लो कराएगा, चार्ज को लेके जाएगा, लाइक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, इनकी तादाद होती है बहुत कम, जिसकी वजह से इनमें करंट गुजरता है कम। लेकिन जब हम इनको हीट देते हैं, ये हमने इसको हीट दे दी, ठीक है, हीट देंगे तो ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया हमने हीट देने के जरिए, अब टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो बजाय करंट कम हो उल्टा करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए जी हमारे पास एक एटम था, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये उसका आ जाता है बच्चों
ये पहला शेल, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, ठीक है। बस समझाने के लिए मैं एक रफ सा एटम ड्रा कर लेता हूँ, कोई सा भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 4 6 ये 8, एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी, ऐसे, ठीक है ना। और इसमें ये 1, ये 2 और ये मैं 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, सही है। अब जब इसको हीट दी जाती है ना, हीट, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब इनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो अब ये इस एनर्जी लेवल में, इस शेल में नहीं रह सकते, ये इसको छोड़ के बाहर आ जाते हैं, तो एटम से ये आउट हो जाते हैं। तो ये भी आपके पास जो है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। तो यहाँ पर तो हीट ने उल्टा उनकी हेल्प कर दी। जब आपने इसको हीट दी, टेम्परेचर में इंक्रीज आ गया। जब टेम्परेचर में इंक्रीज आया ना, तो टेम्परेचर में इंक्रीज आने से उनके एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। अब मजीद फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो करंट फ्लो करा सकते हैं। तो बजाय कि करंट कम हो, उल्टा करंट बढ़ना शुरू हो गया। तो करंट के बढ़ने का मतलब है कि रेजिस्टेंस लो हो गई। जब करंट बढ़ता है ना, करंट बढ़ता है आई, ठीक है, आई का आर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर करंट बढ़ गया तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 2 कैटेगरी है मटेरियल्स की। एक ऐसे मटेरियल है कि जिनको आप हीट देते हो तो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ऐसा केस है कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से उल्टा रेजिस्टेंस कम हो जाती है, करंट ज्यादा फ्लो करना शुरू कर देता है। बात समझ गए हो? वजह क्या है कि भाई जो उसको टेम्परेचर बढ़ने के लिए उसको जो हीट एनर्जी मिली, एटम्स जो है वो उनके इलेक्ट्रॉन वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो एटम को उस एनर्जी लेवल को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, ठीक है, फ्री हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है। अब ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और ये क्या करेंगे जी, ये कंडक्शन के लिए जो अवेलेबल है, ये करंट को फ्लो कराएंगे। तो करंट उल्टा ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी करंट ज्यादा हो जाता है। हम तो सोच रहे थे कि ये कम हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाता है, करंट तो उल्टा बढ़ गया, ठीक है। तो करंट बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस का कम हो जाना। इज इट क्लियर? चलिए, तो बच्चों ये उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोनों तरह के मटेरियल जो है वो दोनों तरह से किस तरह बिहेव करते हैं, मैंने आपको ये चीज भी एक्सप्लेन कर दी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का ऑन द रेजिस्टेंस। तो आपने बता देना है कि भाई हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। दूसरी कैटेगरी जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, रेजिस्टेंस उल्टा कम हो जाती है, ठीक है। पहला टॉपिक आपका हो गया क्लियर। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 2 के ऊपर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ शॉर्ट भी पेपर में आता है और एज अ लॉन्ग भी आता है। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि फेडरल बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन को भी लॉन्ग का एक पार्ट बना के लॉन्ग में दिया गया था, ठीक है। तो इसी तरह से ये लॉन्ग में भी आ सकता है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा होता क्या है, ये हमें क्या बताता है, क्यों डिस्कस करें हम इसको, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी डेरिवेशन के ऊपर लेके आऊंगा। डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं है, वो आसानी से हो जाएगी। मेन चीज है इसका कंसेप्ट आपने सीखना है। बच्चों अभी अभी हमने सीखा कि आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर के चेंज करने के नतीजे में क्या होता है, रेजिस्टेंस में चेंज आता है, ठीक है। अब टेम्परेचर में एक पार्टिकुलर चेंज आप लेके आते हैं, उसके बदले में रेजिस्टेंस कितना चेंज होगी ये कैसे पता चलेगा, ये आपको बताता है जी ये अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक यूनिट रेजिस्टर है, यानी 1 ओहम का रेजिस्टर कह लें, यूनिट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, 1 ओहम, ठीक है। अब आप उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज आएगा, ये आपको बताता है अल्फा। ये बताएगा कि यूनिट रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज आता है 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से। फिर से सुनना, बात बड़े गौर से सुनिए आपने। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से यूनिट रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज आता है। अब बच्चों को यह बात समझ नहीं आ रही होती कि यूनिट रेजिस्टेंस में इंक्रीज का क्या मतलब है, यानी इंक्रीज पर यूनिट रेजिस्टेंस ये क्या होता है।
चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये भी क्लियर कर देता हूँ, उससे मजीद आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपके पास एक रजिस्टर है, ये है जी 5 ओहम का, ये 5 ओहम का एक रजिस्टर है, ठीक है। और आपने क्या किया जी, इसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 केल्विन, और 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से सपोज कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ के 5.5 ओहम हो गई है, 5.5 ओहम हो गई है, ठीक है, रेजिस्टेंस में इंक्रीज आ गया। अब ये 5.5 इसकी अब नई रेजिस्टेंस है, 5 इसकी पहले वाली है, तो चेंज कैसे आएगा, यानी डेल्टा आर कह लें आप उसको, वो कैसे मिलेगा आपको, 5.5 माइनस 5 तो मिलेगा 0.5 ओहम। ये 0.5 ओहम इसमें इंक्रीज आया, चेंज आया। मगर जब हम बात करते हैं चेंज इन यूनिट रेजिस्टेंस, तो भाई टोटल जो चेंज आया है ना, उसको टोटल रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर दो, कितनी थी टोटल रेजिस्टेंस, 5 थी, तो ये चेंज आया 0.5 का कितने में, 5 ओहम पे। ये टोटल रेजिस्टेंस है ना 5 ओहम, और ये टोटल चेंज है 0.5 का, इसको इससे डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा चेंज इन यूनिट रेजिस्टेंस, और वो कितना मिलेगा, वो बच्चों आपको मिल जाएगा 0.1 ओहम। तो 0.1 ओहम का चेंज आया है हर यूनिट रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो अल्फा आपको ये बताता है कि एक यूनिट रेजिस्टेंस में 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से कितना इंक्रीज आएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बन गया ना टाइप, ये देखिए चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इसको हम फ्रैक्शनल चेंज भी कहते हैं। इसका हमने क्या नाम रखा, फ्रैक्शनल चेंज, चेंज इन आर विद बाय आर, ठीक है। ये है चेंज इन आर, डेल्टा आर का मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, या हम इसको यूं भी कहते हैं चेंज पर यूनिट रेजिस्टेंस, यानी एक यूनिट रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया। अब मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया, उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपका बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो उसके बारे में। तो बच्चों फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जैसे फ्रैक्शनल वॉल्यूम आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, डेल्टा वी बाय वी, इज इट क्लियर, ओके। तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज, इसका दूसरा नाम क्या है, चेंज इन यूनिट रेजिस्टेंस, एक यूनिट रेजिस्टेंस में कितना इजाफा होगा या कितनी कमी होगी, ठीक है, या फ्रैक्शनल चेंज, दो नाम है, जिस तरह आपको आसान लगता है आप उसको पढ़ लें। अब हम आते हैं जी इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या है, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज यानी चेंज इन यूनिट रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना चेंज आता है एक यूनिट रेजिस्टेंस में पर केल्विन, यानी एक केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से, एक केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से यूनिट रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज आता है या कितना चेंज आता है, वो क्या होता है जी, उसको हम बोलते हैं क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मजीद समझाऊंगा तो एंड पे दोबारा से एक बार मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ओके जी। अब इसके लिए हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन भी बनाना है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं जी हमारे पास कोई एक रेजिस्टर है, ठीक है, जो इनिशियली 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर पड़ा हुआ है, और इस वक्त जो इसकी रेजिस्टेंस है वो R0 है, या RO कह लें, RO मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, वैसे भी R0 यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है जी, आप किसी भी तरह से इसको हीट प्रोवाइड कर देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब उसका जो नया टेम्परेचर है ना वो T डिग्री सेंटीग्रेड है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी जो अब नई रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होगी, नई रेजिस्टेंस है आपके पास RT, ठीक है। अब इसमें चेंज कितना आया, चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमेशा चेंज निकालने के लिए फाइनल सिचुएशन को इनिशियल सिचुएशन से माइनस कर दिया जाता है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो यहां पर मैंने मेंशन किया है चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R0, फाइनली कितना था RT रेजिस्टेंस, इनिशियली कितना था R0, ठीक है, ये रेजिस्टेंस में, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने तीन चीजें बता दी आपको, इसको जस्ट आपने माइंड में रखना है। अब हम चलते हैं जी। अब बच्चों एक बात याद रखो कि आप जो टेम्परेचर दे रहे हैं ना उसको भी, किसी को भी कंडक्टर उसको रेजिस्टर को, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस में जो है वो इजाफा हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के साथ, कि अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस उसकी बहुत थोड़ी है तो टेम्परेचर देने से कोई बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं आ पाएगा, बहुत कम चेंज आएगा। अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है तो उसको हीट देने से उसमें ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैं यहां पर समझाने के लिए कह देता हूं आपको कि यहां पर मैं इसको पहले रेज कर लूं, मेरे पास कोई एक रेजिस्टर है
ये मान लीजिए जी 1000 ओहम का रेजिस्टर है, ठीक है ना। तो इसको मैं कुछ टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा के मान लीजिए ये हमारे पास 1100 ओहम पे चला गया, तो कितना चेंज आया इसमें, 1000 से 1100 पे चला गया, तो 100 ओहम की रेजिस्टेंस का इसमें चेंज आया। अब दूसरी तरफ हमारे पास मान लीजिए 2 ओहम का रेजिस्टर है, ठीक है, या चले मैं इसको 10 ओहम कर लेता हूँ, 10 ओहम का रेजिस्टेंस है। अब मैं चाहूं कि उतना ही टेम्परेचर देके मैं इसको 10 ओम को भी जो है वो इसमें भी 100 का इंक्रीज लेके आऊं, तो वो आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या, इसको मैं हीट दूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये 10 से कितने चला जाएगा जी, आपके पास 15 पे चला जाएगा, बड़ी आदत होगी, 15 ओम पे चला जाएगा। तो कितना इंक्रीज आया इसमें, 5 ओम का। अब ये इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो थी वो हमारे पास 1000 थी, बड़ी रेजिस्टेंस है वो बड़ा चेंज लेके आती है, छोटी रेजिस्टेंस है तो उसमें चेंज भी टेम्परेचर के मुकाबले में थोड़ा आता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें, हम हर वक्त जो है वो समटाइम ऐसा होता है फौरन से कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं आ रहा होता, ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो ये भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उससे आपको याद रहेगा। देखो आपके पास ना एक छोटा सा स्प्रिंग है, ये एक छोटा सा स्प्रिंग है इतना सा, ठीक है। अब इसको आप खींचते हो, तो खींच के आप इसको ले जाओगे जी तकरीबन कोई, इसको इतना बड़ा आप यहाँ इतना कर लेंगे, तो इसमें जो इंक्रीज आया ना वो यहां से लेकर यहां तक आया ऐसे, ठीक है। अब उसके मुकाबले में मैं एक बड़ा स्प्रिंग यहाँ पे लगा देता हूँ जी, ये मेरे पास एक उससे एक बड़ा स्प्रिंग है, ये वाला ऐसे, ये बड़ा स्प्रिंग है। अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये जो है वो आपके पास तकरीबन आप देख सकते हैं तकरीबन इतना बड़ा हो जाएगा। अब इसमें जो चेंज आया है वो इतना है, ओरिजिनल स्प्रिंग छोटा था, चेंज थोड़ा प्रोड्यूस करेगा, ओरिजिनल स्प्रिंग बड़ा है तो चेंज भी उसके मुकाबले में बड़ा। देखो इसमें इतना चेंज आया है, उसमें ज्यादा उससे डबल चेंज आया है, इससे याद रख लो आप। इसका वैसे इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूं, समटाइम माइंड में चीज नहीं आ रही होती, बस इस एग्जांपल की हेल्प से आप इसको माइंड में लेके आ सकते हैं, ठीक है। कि जैसे एक छोटा स्प्रिंग है ना, ठीक है, अगर उसको आप एक्सपेंड कराएंगे ऐसे तो वो उसमें थोड़ा चेंज आएगा उसके लेंथ में, वो बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। एक बड़ा स्प्रिंग है ना, उसमें आप ज्यादा चेंज लेके आ सकते हैं, अगर इससे बड़ा स्प्रिंग होगा वो और ज्यादा उसमें चेंज आ सकता है लेंथ में उसकी। तो इसी तरह से बस याद रख लो कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस छोटी है, ठीक है, तो उसमें चेंज थोड़ा आएगा, अगर रेजिस्टेंस बड़ी है तो उसमें चेंज ज्यादा आ सकता है टेम्परेचर के नतीजे में, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। जितना ये बड़ा ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा चेंज लाएगी, जितना छोटी ओरिजिनल रेजिस्टेंस उतना कम चेंज लेके आएगी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी, हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, कि जीरो से आप उसका टेम्परेचर कहां तक लेके जा रहे हो। जितना ज्यादा आप उसके टेम्परेचर में इंक्रीज ला रहे हो उतना ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। आप ज्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे, उसको हीट देते जाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर उनका इंक्रीज करता रहेगा, तो डेफिनेटली अगर टेम्परेचर में ज्यादा इंक्रीज आएगा तो उसके बदले में रेजिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। ओके, तो हम कहते हैं जी RT माइनस R0 यानी चेंज इन रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर भी कह लें। तो क्योंकि ये जीरो से ऊपर लेके जा रही है इसलिए हम डेल्टा टी के बजाय सिर्फ टी ले रहे हैं, अदरवाइज अगर हम जीरो ना होता तो फिर हम डेल्टा टी लेते। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों रिलेशन को ना कंबाइन करना है, ठीक है। दोनों रिलेशन कंबाइन करेंगे तो इसमें ये देखें ये दोनों पार्ट सेम है, इसको मैंने एक बार लिख दिया, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन सेम है, एक मरतबा लिख दिया, ये दोनों डिफरेंट है तो दोनों आएंगे, R0 भी आएगा और T भी आएगा। अब फिजिक्स में जब भी आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नजर आता है आप क्या करते हो, उसको खत्म करने के बाद इक्वल लेके आते हो, साथ में कांस्टेंट लेकर आते हो। तो यहां पर इस जगह पे आएगा इक्वल और साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहां पर होता है जी अल्फा, ठीक है। अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसकी वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो R0 into T जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 बाय into T। ये आ गई जी हमारे पास वो फाइनल रिलेशन जिसको हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करना था। ये अल्फा, ये वो अल्फा की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, ड्राइव कर लिया। अब यहाँ पे छोटी सी आप लिख सकते हैं, अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अल्फा है जी हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपकी डेफिनेशन थी वो क्या था, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। तो मैंने बताया था फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर, ये होता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। पर केल्विन का मतलब है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कर दें आप ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा पर केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है ना। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। तो यहां पर जरा गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ RT माइनस R0, दिस वन, ये क्या है, ये है हमारे पास डेल्टा टी, डेल्टा आर, यानी क्या मैं यहां पर अगर लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं मैं डेल्टा आर, ये आ गया डेल्टा, ठीक है ना, RT माइनस R0। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या है, ये R0,
ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो मैंने भी यही बताया था आपको, डेल्टा आर बाय आर यानी फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये और ये मिलके क्या बन गया, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। ये टी डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको सेपरेटली यहाँ पे यूं कर सकता हूँ 1/t। तो दिस इज क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर डिवाइड हो रहा है। तो ये आपके पास बन जाता है जी अल्फा। मैं इसको अब यहाँ से रेस कर देता हूँ ताकि आपकी डेरिवेशन जो है वो खराब ना हो। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने पॉइंट बताया था आपको, ठीक है। वो तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि देख सकते हो मेरे बच्चों, ये आर टी माइनस आर नॉट क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। यही बात थी, डेफिनेशन यही बता दी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिवाइड हो रहा है इसीलिए पर केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। ओके जी, तो ये हमारा जो है वो एक पार्ट हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब यहां से न्यूमेरिकल्स के अंदर एक तो आपको समटाइम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है और एक नए टेम्परेचर पर पहुंचे जो कि T डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया था, यहाँ पर ये अब इस नए टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वो भी आप इसी रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो था ना ये रिलेशन, इसको मैंने दोबारा यहां से उठा के यहाँ लिखा, ये देखिए ये वाला रिलेशन आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू टी, ये मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा। हमें क्या चाहिए, अब जो रेजिस्टेंस नए टेम्परेचर पर मिली है वो है आर टी, ये वाली, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, आर नॉट इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस कर दो, तो क्या हो गया आर नॉट प्लस अल्फा इंटू आर नॉट इंटू टी। अब नजर आ रहा है कि इधर भी आर नॉट है और इधर भी आर नॉट है, दोनों टर्म में, तो उसको आप कॉमन ले लो, आर नॉट कॉमन आ गया, 1 प्लस अल्फा इंटू टी। सो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया जिसके जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अब जो नई रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक नंबर 3 की जाने। तो बच्चों टॉपिक नंबर 3 पे हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। यहाँ पर आपने सीखना यह है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है जी रेजिस्टिविटी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रेजिस्टिविटी है ना उसको इफेक्ट करती है टेम्परेचर। वो रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वो डिपेंड करती है तो मटेरियल की नेचर पे कि मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, ठीक है, और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके लिए भी हमने एक जो है वो सबसे पहले एक वही रिलेशन कैलकुलेट करना, जैसे हमने इसके लिए किया था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस था ना। अब इसके बारे में हमने ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करो। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो आपके पास ये वैल्यू है उसकी, अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट बाय रो नॉट इनटू टी। तो बहुत आसान है, अगर आपको ये आ गया ना तो ये ऐसे चुटकियों में आएगा, क्योंकि इसी के अंदर आपने छोटी सी अमेंडमेंट करनी है और आपको ये मिल जाएगा। ये अल्फा क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं अभी हम। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है लेंथ पे, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है। तो उनको कंबाइन करके ना हमने रेजिस्टेंस का एक फार्मूला बनाया था, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, ठीक है ना। अब इसका आपने इस्तेमाल करना है और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है इसके अंदर, ये जो अल्फा का फार्मूला है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सबसे पहले जरा गौर से देखिए, ये लिखा हुआ RT, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ की बात करेंगे ना RT, तो यहाँ पर इस रो के साथ आपने क्या लगा देना, T, समझ के। अच्छा, जब आप यहाँ पुट करेंगे ना R नॉट की वैल्यू, तो यहाँ पर आपने रो के साथ क्या लिख देना है, रो नॉट, क्योंकि लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो वेरी कर भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए आप उसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ये है इसकी रेजिस्टिविटी पर आएंगे, यहाँ पर इसके साथ मेंशन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो जब हम बात करेंगे आर टी की, तो हम जानते हैं आर बराबर है रो एल ओवर ए, तो आर टी की जगह पे आप लिख देंगे रो टी एल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। फिर लिखा है माइनस, तो यहां लगाएंगे आप माइनस, ठीक है। फिर आगे लिखा है आर नॉट, तो सिंपली आर नॉट किसके बराबर होगा, रो नॉट एल ओवर ए, तो यहां पे लिख दिया रो नॉट एल ओवर ए, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है आर नॉट, अगेन आप क्या करेंगे, आर नॉट की जगह पे इधर आर नॉट इधर रो नॉट, तो आएगा रो नॉट एल ओवर ए, साथ में क्या था, ये टेम्परेचर, उसी तरह से टेम्परेचर लिख दिया। यानी कितना आसान है, सिंपली आपने यहाँ पर आर टी और आर नॉट इन तीनों की जगह पे आपने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, और सिर्फ आपने क्या किया, जिधर आर टी था उधर रो टी कर दिया, और जिधर आर नॉट था उधर रो नॉट कर दिया, बस इतना सा काम किया आपने। अब देखो इसमें एल ओवर ए,
इसमें भी एल ओवर ए, दोनों से कॉमन आएगा एल ओवर ए, और नीचे भी लिखा हुआ एल ओवर ए, उसको मैंने साइड पे लिख लिया। ऊपर का एल ओवर ए, नीचे का एल ओवर ए, ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इनटू टी। ये आ गया आपके पास एक फाइनल इसका रिलेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नए टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होगी उसको भी कैलकुलेट करना, जैसे हमने नए टेम्परेचर पर नई रेजिस्टेंस कैलकुलेट की थी ना, ये आर टी की वैल्यू, इसी तरह नए टेम्परेचर पर नई रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट करनी है, यानी रो टी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल उसी तरह का वही प्रोसीजर जो कि हमने पहले स्टार्ट किया था, वैसे ही प्रोसीजर हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है ना। अब ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, बल्कि इसी को भी आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। ये जो हमारे पास रो नॉट इंटू टी है ना, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, मेरी बात समझ लो। तो आपके पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखिए रो टी उसी तरह से आया, माइनस रो नॉट भी उसी तरह से आया। अब ये रो नॉट इंटू टी इधर आ जाएगा, ये मैंने ये गलती से यहाँ पर लिख दिया, ये आता है जी आपके पास रो नॉट, ये रो टी नहीं है, ठीक है ना। ये देखो ये अल्फा और ये रो नॉट इंटू टी इधर आके इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मेरी बात समझ लो। सो अल्फा इंटू रो नॉट इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट आ गया, क्लियर बात। अच्छा, उसके बाद क्या करना है जी आपने, अब आपने ये करना है कि यहां पर देखा कि इधर रो नॉट माइनस हो रहा है, उसको इधर लेके आ गए, रो नॉट प्लस हो गया, ठीक है। अब इसमें भी रो नॉट है, इसमें भी रो नॉट है, दोनों से ले लिया आपने कॉमन, तो 1 प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी इक्वल टू रो टी आ गया। तो ये आ गया जी हमारे पास फाइनल रिलेशन जो कि हमने यहाँ पे निकालना था। फिर से सुन ले, आपने क्या किया, यही जो रिलेशन था इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जो पार्ट नीचे डिवाइड हो रहा था इसको इधर लाके कर दिया आपने मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जी अल्फा इंटू रो नॉट इंटू टी, इधर क्या रहेगा रो टी माइनस रो नॉट। आपको चाहिए रो टी यानी रेजिस्टिविटी एट न्यू टेम्परेचर टी, ठीक है ना। तो आप फिर ऐसा करो, ये रो नॉट को ना इधर ले आओ, इधर आके हो जाएगा ये प्लस का। अब इसमें भी रो नॉट है, दूसरी टर्म में भी रो नॉट है, दोनों से अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फा इंटू टी आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू द रो टी, यानी जो नई रेजिस्टिविटी होगी एट टेम्परेचर टी वो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है बच्चों, ओके। अब उसके बाद अब कुछ और पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं पहले इसको रेस कर देता हूँ, ये अब हमारे काम का नहीं है, हमने बोर्ड यूज करना है, इसको रेस कर लेते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज के पावर -1 यानी पर केल्विन। अब आपको कैसे याद रहेगा, अगर आपको भूल जाता है किस तरह से आप उसको ड्राइव कर सकते हैं बच्चों। एक ये अल्फा का फॉर्मूला लिखा हुआ, दूसरा ये लिखा हुआ, कोई सा भी इनमें से उठा के यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। मैं इसको ले लेता हूँ, तो अगर जरा देखें, गौर करें इसके ऊपर, तो अल्फा किसके इक्वल है, रो टी माइनस रो नॉट, यानी फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी बन जाता है ये डेल्टा रो, डिवाइडेड बाय क्या है ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, उसको लिख देता हूँ ये रो, और उसके साथ क्या है टेम्परेचर भी नीचे डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 1/T लिख देता हूँ उसको से। अब देखो ये भी रेजिस्टिविटी, ये भी रेजिस्टिविटी, जो यूनिट इसका होगा वो यूनिट इसका होगा, ये तो एक दूसरे के यूनिट को खत्म कर देंगी, फिर पीछे क्या बचेगा, ये वाला फैक्टर बचेगा 1/T, ठीक है। टेम्परेचर है तो उसका क्या होगा 1/K, जिसको हम K पावर -1, तो इस तरह से आप रफ वर्क में आइडिया लगा सकते हैं कि इसका यूनिट जो है वो क्या हो सकता है। अब उसके बाद 2-3 पॉइंट्स और रहते हैं, उनको भी देख लेते हैं, जरा सुन ले। मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मतलब है इस बात का बच्चों, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो होते हैं कि जिनमें आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर के बढ़ाने के नतीजे में जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर इंक्रीज आ जाता है। जैसे मेटल्स है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे पास, इंसुलेटर्स हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो ना, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बजाय बढ़ने के उल्टा वो कम हो जाती है। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि चार्ज कैरियर्स की तादाद ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तो करंट जो है वो ज्यादा फ्लो होने लगता है। तो करंट ज्यादा फ्लो होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम हो गई है, तो इनको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहते हैं मोस्टली जो मेटल्स होती हैं उसमें ये होता है कि आप जो टेम्परेचर में इंक्रीज लाते हैं उससे रेजिस्टिविटी में एक लीनियर इंक्रीज आता है। मेरी बात समझ रहे? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप 1 केल्विन का टेम्परेचर में इंक्रीज लाते हो, उससे जितनी उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज की है, हर बार 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से उतनी ही रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। यानी हर बार 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी एक जैसी इंक्रीज होती जाएगी। ऐसा नहीं होगा
कि कभी एक केल्विन से ज्यादा रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाए और कभी एक केल्विन से थोड़ी कम इंक्रीज हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लीनियर इंक्रीज होता है। हर बार एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाओगे, हर बार एक जैसी रेजिस्टिविटी में इंक्रीज पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।